हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस नोवेल द ब्रदर्स करामजोव की। करामजोव ये फैमिली टाइटल है इनका, और ये एक रशियन ऑथर फ्योदोर दोस्तोवस्की का फाइनल नोवेल है जो कि 1880 में पब्लिश किया गया था। इस नोवेल की गिनती दुनिया के मशहूर और जो बड़े नोवेल हैं उनमें की जाती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के नोवेल को शुरू करते हैं। इस नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर फ्योदोर करामजोव है। ये अब बूढ़े हो चुके हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 2 शादी की थी और दोनों बीवी से इनको 3 बच्चे हुए। तीनों लड़के हैं। पहली बीवी से इनको दिमित्री हुआ और जो सेकंड वाइफ है उससे 2 बेटे पैदा हुए, इवान और एलूशा। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब ये नोवेल शुरू होता है तो इनका बड़ा बेटा जो दिमित्री है वो अपने फादर के पास वापस आता है, जो कि अब एक पुलिस के रूप में काम करता है, पुलिस की पोस्ट पर काम करता है। वो अपने फादर के पास इसलिए आता है क्योंकि जो फादर फ्योदोर हैं उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के बाद में अपने तीनों बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर परवरिश करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया था। तो इनकी मदर की तो डेथ हो गई है तीनों बच्चों की, ये तीनों बच्चे बाहर रहते हैं। तो दिमित्री उन तीनों में से वापस आ जाता है और वो मांग करता है अपनी उस विरासत की, अपनी उस इनहेरिटेंस की जो कि उसकी माँ उसके लिए छोड़कर मरी है। लेकिन अपने बेटे को वापस आकर देख फ्योदोर उससे खुश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि जो भी उनके पास मिल्कियत है, जो भी इनहेरिटेंस है, वो सारी उनकी है और वो अपने किसी भी बच्चे को उनमें से कुछ नहीं देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्लेश हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फादर और बेटे के बीच में। ये कन्फ्लिक्ट लगभग बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक कि इनके जो दूसरे 2 बेटे हैं जैसे कि एलूशा और इवान, उनको बीच में आना पड़ता है। मैं थोड़ा इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। जो इवान है उसको फ़लसफ़े में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, जबकि जो एलूशा है बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है और एक मोनेस्ट्री में रहकर फादर जोसीमा की देख रेख में पढ़ाई कर रहा है। बहुत जेंटलमैन है, बहुत काइंड हार्टेड है। तो ये दोनों बेटे बीच में आ जाते हैं। जो एलूशा है वो इस मामले को निपटाने के लिए अपने गाइड और अपने गुरु जोशीमा का सहारा लेता है। वो इन दोनों को लेकर अपनी मोनेस्ट्री जाता है जहाँ पर इस मामले का सेटलमेंट होना था। लेकिन जब ये लोग मोनेस्ट्री में जाते हैं, वहाँ दिमित्री भी जाते हैं और इनके फादर फ्योदोर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक नई बहस छिड़ जाती है, एक नया मुद्दा उभर कर सामने आता है और अब के मुद्दा होता है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गुरुशेंका का। ये गुरुशेंका ये भी एक सेंटर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो फादर फ्योदोर हैं वो भी उससे प्यार करते हैं और इनका बेटा दिमित्री भी उससे प्यार करता है, लेकिन दोनों का जो लव है वो वन साइड लव होता है। जबकि गुरुशेंका ना तो फादर को रिप्लाई करती है, ना उनके लिए प्यार करती है और ना ही बेटे दिमित्री से प्यार करती है। बस ये दोनों अपने अपने स्तर पर उससे प्यार करते रहते हैं। अगर बात दिमित्री की करें तो दिमित्री की इंगेजमेंट एक लड़की कैटरीना से हो गई थी और वो गुरुशेंका के लिए अपनी जो अपनी फियांसे है कैटरीना, उसको भी छोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर फादर की बात करें तो फादर जो फ्योदोर हैं वो इस लड़के से प्यार करते हैं और वो इससे बोलते हैं कि अगर वो भी उनसे प्यार करेगी तो वो उसके लिए जो भी वो चाहेगी उसके हर शौक़ को पूरा करेंगे। तो इस तरह से दोनों अपने अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। दिमित्री ने गुरुशेंका के शौक को पूरा करने के लिए अपनी फियांसे कैटरीना के यहाँ से चोरी की है और उन पैसों से उसने गुरुशेंका के जो शौक हैं उसमें सारे खर्च किए हैं। फ्योदोर के इन तीनों बेटों के अलावा उसका एक इलेजिटिमेट सन भी है, जिसको लगभग एक जो पागल टाइप कोई लड़की थी जो कि बोल नहीं सकती थी और एक पूरी तरह से इडियट लड़की जो है यहाँ पर इनके टाउन में रहा करती थी। तो फादर फ्योदोर ने उससे भी नाजायज़ संबंध बनाए थे और उसकी वजह से उस लड़की को एक बच्चा पैदा हो जाता है जो कि इसका इलेजिटिमेट सन होता है। और उस बच्चे को जन्म देते समय या जन्म देने के फ़ौरन बाद ही उस लड़की की डेथ हो जाती है।
तो वो लड़का भी इन्हीं के पास में रहता है, लेकिन इन्होंने उसको सिर्फ एक नौकर बनाया हुआ है और एक नौकर की हैसियत से उससे काम कराते हैं। ये लड़का, इनका जो बीच का लड़का है इवान, उससे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड है और उसकी फ़िलोसफी में, जो इवान फ़िलोसफी करता है, जो भी वो रिलीजन के बारे में बात करता है, उन सारी बातों को ध्यान से सुनता है। और यहाँ तक कि अब इसको ये पता चल गया है कि इंसान की आत्मा क्या है, इंसान की मोर्टैलिटी क्या होती है, इमोर्टैलिटी क्या होती है, यानी जो बेसिक फंडामेंटल जो फ़िलोसफी के कंपोनेंट्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में इस बच्चे को पता चल गया है। तो ये चौथा बेटा है, ये भी आपको याद रखना है। 3 इसके लेजिटिमेट सन है जो इसके अपने बेटे हैं, और चौथा इसको इलेजिटिमेट सन भी है जो कि एक नौकर की हैसियत से काम करता है। दिमित्री अपने भाई एलूशा को बोलता है कि वो जाए और वो कैटरीना से बोले कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, और जो भी इंगेजमेंट इनके बीच में हुई है वो अब उसको तोड़ना चाहता है। दूसरी ओर दिमित्री और उसके फादर के बीच में बात बढ़ती जा रही थी, और इनके जो इश्यूज़ हैं और इनका जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। इस वजह से इन दोनों की बात यहाँ पर पहुँच गई कि दिमित्री ने अपने फादर को ज़मीन पर जो है गिरा लिया और उनको मारने की, उनको कत्ल करने की धमकी देने लगा। खैर, एलूशा ने इन सब को सेटल किया, इन सब को सुलझाया, और फिर उसके बाद में वो अपने मोनेस्ट्री चला जाता है। अभी वो फ़िलहाल कैटरीना के पास नहीं गया, वो मोनेस्ट्री चला जाता है ताकि वो अगले दिन जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग आती है तो एलूशा कैटरीना की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसको भेजा गया था ताकि वो इंगेजमेंट के बारे में उसको बता सके। तो जैसे ही एलूशा कैटरीना के पास पहुंचता है तो वो वहां पाता है कि इवान और कैटरीना वो दोनों से एक प्यार कर रहे हैं, यानी वहीं पर वो इवान को देखता है और वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में मैच्योर हैं। यहाँ पर एलूशा और इवान दोनों डिनर करते हैं और दोनों एक लंबी बातचीत करते हैं, धर्म को लेकर, फ़िलोसफी को लेकर, और बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। और यहाँ पर इवान एलूशा को बताता है कि देखो किस तरह से गॉड ने इंसानों के ऊपर बोझ डाला हुआ है, और एक ऐसा बर्डन कि जिसको इंसान सहन भी नहीं कर पाता। यहाँ पर एलूशा को खबर मिलती है कि उसके फादर, यानी उसके जो रिलीजियस फादर जोशीमा है, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो फ़ौरन ही एलूशा अपनी मोनेस्ट्री की तरफ जाता है। वहाँ पर देखता है कि जोशीमा लगभग जो मरने वाले हैं, और वो उनको देखता है तो फादर जोशीमा उसको बोलते हैं कि बेटा ये मेरा जाने का टाइम है, लेकिन जो मैं तुझे बोल कर जा रहा हूँ उसको याद रखना, और ये मेरा फाइनल लेसन होगा, ये फाइनल मैसेज होगा। वो बोल कर जाता है कि हमेशा लव यानी प्यार करते रहना, एक दूसरे से प्यार करना, और दूसरा है फॉरगिवनेस यानी एक दूसरे को माफ़ करते रहना। हमेशा प्यार करो एक दूसरे से और हमेशा एक दूसरे को माफ़ करते रहो। फादर जोशीमा की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि फादर की जो डेथ हुई है वो एक मिरेकल है, एक रहस्य है। लेकिन कुछ ही दिन बाद में जब इनकी डेड बॉडी से स्मेल आने लगती है तो लोग इनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फादर अच्छे आदमी नहीं थे, इसीलिए इनकी डेड बॉडी से इतनी जो गंदी स्मेल होती है वो आ रही है। खैर जो भी हो, बहुत सारे लोगों ने अच्छा बताया फादर जोशीमा को, तो बहुत सारे लोगों ने उनको ख़राब भी बताया। अब चूंकि इवान और कैटरीना दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे, पास आ गए थे, और कैटरीना को भी हर चीज़ क्लियर हो गई थी, और उसको ये भी पता चल गया था कि उसके जो पैसे हैं वो दिमित्री ने चोरी किए थे। तो अब दिमित्री के ऊपर ये भी है कि वो उन चोरी किए हुए पैसों को, जो कि 3000 रूबल्स हैं, उनको वापस करेगा। अब वो लोगों से उधार पैसे मांगता है तो उसको उधार तो कोई पैसे नहीं देता, और ना ही कोई ऐसी चीज़ उसके पास होती है जिसको वो उधार रखकर या गिरवी रखकर उसको पैसे मिल सके, ऐसी भी कोई चीज़ उसके पास नहीं होती है। आखिरकार वो गुरुशंका के पास जाता है कि वो उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन वो पाता है कि गुरुशंका वहाँ नहीं है। वो उसकी मेड से पूछता है, उसकी नौकरानी से पूछता है, तो नौकरानी बताती है
कि वो अपने पहले लवर के साथ में ही कहीं घूमने के लिए गई हुई है। यहाँ पर दिमित्री को तो ये पता था कि गुरुशेंका से उसके फादर भी प्यार करते हैं, तो वो फ़ौरन अपने फादर के घर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसको नहीं पाता। फिर अचानक से वो एक घर में ठहर जाता है। उस घर में नहीं, सॉरी, एक दुकान में, एक शॉप में ठहर जाता है, कुछ खाना लेता है, कुछ शराब लेता है। इसके जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा खून से सने हुए थे, हाथों में पैसे थे। ये देखता है कि गुरुशेंका अपने लवर के साथ में वहाँ मौजूद है, तो वहाँ पर गुरुशेंका के पास में दो लवर हैं, एक तो दिमित्री है और एक इसका वो आशिक जिसके साथ में वो पहले से मौजूद थी। यहाँ पर गुरुशेंका दिमित्री को प्यार करती है और वो उसके साथ में शादी की प्लानिंग भी कर रही होती है, लेकिन इसी के बीच में वहाँ पर पुलिस आती है अचानक से और वो इसको गिरफ्तार कर लेती है। इस पर ये चार्ज होता है कि उधर दूसरी तरफ जो उसके फादर हैं फ्योदोर, उनकी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है, उनका कत्ल हो जाता है, और कत्ल का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो इसके ऊपर डाल दिया जाता है दिमित्री के। पहली बात तो यह है कि इसके कपड़े जो हैं वो खून से सने हुए हैं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसके हाथ में पैसे हैं। हालांकि दिमित्री खूब मना करता है कि ये पैसे तो उसकी लवर कैटरीना के हैं, और जो उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है वो उसके फादर का एक नौकर है ग्रेगोरी, ये उसके खून से सने हुए कपड़े हैं। लेकिन पुलिस वाले इसकी कोई नहीं सुनते और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसको अरेस्ट करके उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से दिमित्री जेल में चला गया है। इसके फादर फ्योदोर की डेथ हो गई है, फादर जोसीमा की भी डेथ हो गई है। अब बात आती है इवान की। इवान और कैटरीना एक दूसरे से प्यार करते हैं। इवान जो कि एक सर्वेंट था, जो कि इसका इलेजिटिमेट भाई भी था, जैसे कि समरदियाको, उसका नाम समरदियाको है। तो ये इवान और समरदियाको ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे कि किस तरह से उसके फादर की डेथ हो गई है और किस तरह से पुलिस वालों ने दिमित्री को जो है गिरफ्तार कर लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है। तो बात ही बात में समरदियाको, जो इसका इलेजिटिमेट भाई है, वो ये स्वीकार करता है कि दिमित्री ने फादर को नहीं मारा, बल्कि उसने ही अपने फादर का कत्ल कर दिया है। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये उसका इलेजिटिमेट सन था, और कभी भी फ्योदोर ने अपने इस बेटे को ऐसा नहीं महसूस कराया कि वो उसका अपना बेटा है, बल्कि हमेशा नौकरों की तरह से उसके साथ बर्ताव किया करता था। तो इन चीज़ों से परेशान होकर समरदियाको ने अपने फादर को कत्ल कर डाला। इस बात को सुनकर इवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो ये चाहता है कि वो अपने भाई दिमित्री को जेल से बाहर निकलवाए, और वो ख़ुद इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि वो उसका कत्ल इसने दिमित्री ने नहीं किया, बल्कि वो समरदियाको ने किया है। लेकिन इवान को पता चलता है कि समरदियाको खुद भी जो है फांसी पर लटक जाता है, और वो फांसी पर लटक कर जान दे देता है। तो जब वो मर जाता है तो अब इवान किसके ऊपर जो है ये डालेगा, तो वो खुद परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, और इतना परेशान होता है कि इसको अपने सपनों में डेविल नज़र आते हैं, शैतान नज़र आने लगते हैं इवान को। इवान चला जाता है कोर्ट रूम में, वहाँ पर जाकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन जजेस ये मानते हैं कि देखिए इवान ने उसका कत्ल नहीं किया है, बल्कि दिमित्री ने ही अपने फादर का कत्ल किया है। यहाँ पर कैटरीना भी एक लेटर को लेकर आती हैं जिसमें लिखा हुआ था, दिमित्री की तरफ से लेटर होता है, बोलते हैं उसमें लिखा है कि देखिए मैं कभी भी अपने फादर का कत्ल कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा अपने फादर को लेकर परेशान हूँ। तो ये इस तरह से लेटर दिमित्री की तरफ से पेश किया जाता है। तो जजेस ये मानने लगते हैं कि दिमित्री ने उसका कत्ल किया है। तो उसको साइबेरिया में भेजने की प्लानिंग होती है, उसको साइबेरिया सज़ा के रूप में भेज दिया जाता है। सीन का अंत होता है क्योंकि जो दिमित्री है और
गुरुशेंका है, इनकी प्लानिंग होती है कि वो अमेरिका भागकर चले जाएंगे। ठीक है, दिमित्री और कैटरीना एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। कैटरीना बताती है कि जो भी उसने लेटर वहाँ पर पेश किया था वो एक फ़र्जी लेटर हुआ करता था, और दिमित्री भी उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जो उससे के यहाँ से चोरी की थी उसके लिए माफ़ी मांगता है। तो हर एक ये सब एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी और है एलूशा को लेकर। एलूशा का एक जो, क्योंकि मोनेस्ट्री में पढ़ता है, तो इसका एक फ्रेंड है इल्यूशा। इल्यूशा बहुत ज़्यादा गरीब है। एक बार की बात है कि कुछ बच्चे इसको परेशान कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एलूशा जाता है और उसको बचाता है। तो उसके बारे में इसको पता चलता है कि एलूशा बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत गरीब है, इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर है। तो फादर जोशीमा अपने सपनों में आते हैं, इसके सपनों में आते हैं एलूशा के, और वही मैसेज उसको देते हैं कि हमेशा प्यार का बर्ताव करो, एक दूसरे को माफ़ करते रहो। आखिरकार एलूशा, ये भी छोटा बच्चा, मारा जाता है। आखिरकार इसमें जो कैरेक्टर ज़िंदा बचे हैं, एक तो दिमित्री ज़िंदा बच गया है, कैटरीना, इनका क्या हुआ, माना तो ये गया है कि ये लोग अमेरिका चले गए थे। ठीक है, और एलूशा वो अपनी स्टडी में ही लगा रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से नॉवल कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।